चले प्रॉपर सेशन, रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ डायरेक्टली। देखें, हमने फिक्स इनकम आज देखा है ना, तो बॉन्ड वैल्यूएशन वाली बात करनी है। वो जो मैंने लिख दिया कोई मसला नहीं है। बॉन्ड वैल्यूएशन पे जाने से पहले मुझे पर्सपेक्टिव डिस्कस करना है। देखें, अब तक अर्लियर सेशन के अंदर आप शेयर से रिलेटेड चीजें डिस्कस की। ऑल्दो आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के अंदर स्टॉक वैल्यूएशन की चीजें देखी हुई थी, स्टॉक वैल्यूएशन। लेकिन आपका स्टॉक वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव क्या होता था कि जो इश्यू कर रहा है, ठीक है, वो इश्यू करने वाले उसके लिए वो क्या होता था, कैपिटल शेयर इश्यू करते थे, ठीक है। लेकिन हम उसकी शेयर्स की जो वैल्यू करते थे ना, तो वहां पर आप ये भी देखते थे कि बायर के लिए वो टेक्निकली क्या है, एसेट है, यानी इन्वेस्टमेंट है। तो हमने स्टॉक वैल्यूएशन से थोड़ा सा आगे बढ़ के कि सिंगल एसेट है या मल्टीपल एसेट्स हैं, दोनों को कवर किया, ठीक है। सिंगल एसेट्स अगर होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या देखते हैं, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशन को देखते हैं कि सिंगल एसेट्स का रिटर्न कैसे निकालना है, सिंगल एसेट का रिस्क कैसे निकालना है। फिर इसके बाद हम मल्टीपल एसेट्स की तरफ गए। मल्टीपल एसेट्स के अंदर हमने टू एसेट्स को देखा, थ्री एसेट्स को देखा, और दोनों या तीनों को रिस्की एसेट्स को हमने कवर किया कि रिस्की एसेट्स किस तरीके से कवर हो रहे होते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मैं एक्सेल पे टाइप करके लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइट बोर्ड का टच देना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं ये चीज कर रहा हूँ। तो टू एसेट्स, थ्री एसेट, रिस्क की। फिर हमने टू एसेट्स के अंदर एक ऐसे एसेट की सिचुएशन देखी कि ए वन अगर रिस्की हो और अदर एसेट सेकंड क्या हो, रिस्क फ्री हो, तो हम उसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन बेसिस पे देखते थे, ठीक है। पोर्टफोलियो की टू एसेट्स यानी वेट्स वगैरह वाली बात को ऑप्टिमाइज करते हुए देखा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमें बेसिकली यहाँ पे कवर करना है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। अब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज देखा जाए तो ये भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, ऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे अब तक स्टॉक और बॉन्ड्स पढ़ के आ चुके थे, लेकिन अब मैंने आपको डेरिवेटिव्स का भी आइडिया दे दिया है। जिन्होंने लेक्चर सुकून से सुने होंगे तो उन्हें आइडिया हो गया कि ये एक अंडरलाइंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने बॉन्ड को कवर नहीं किया था, ये फेस टू फेस के लिहाज से मैंने रखा हुआ था। तो बॉन्ड बेसिकली मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की क्लासिफिकेशन में से एक एरिया है। फिक्स इनकम का मतलब क्या है कि आ सर्टिफिकेट, सही है, जिसमें आपको रेगुलर इनकम भी होगी और फिक्स भी होगी, रेगुलर भी होगी और फिक्स भी होगी। और इसमें दो बड़े एरियाज हैं, और दो बड़े एरियाज किस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके पास नॉर्मली ये कहते थे ना, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिहाज से अगर कोई सिक्योरिटी होती है तो वो तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स में दो हैं, गवर्नमेंट बेस है और प्राइवेट है। गवर्नमेंट बेस के लिए आपने पढ़ा हुआ है टी बिल्स। अब नॉर्मली टी बिल्स 90 डेज के लिए होता है, लेकिन आपको 1 वीक की भी सिक्योरिटी मिल रही होगी। ओके, कौन है ये, मोहम्मद दराइन। मोहम्मद दराइन, अपना माइक म्यूट करें। ठीक है, ओके, सही है। मैं अब ऐसी सिचुएशन में भाई, आप क्या ऑनलाइन क्लासेस के नॉर्म्स का आपको आइडिया है, मोहम्मद दराइन आप आई थिंक पहली दफा शायद ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आए, बी केयरफुल अबाउट दिस। अब आवाज आ रही होगी, ठीक है। मैं रूम से निकाल भी सकता था, खैर टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस आ जाते हैं। कहाँ थे हम, क्या पढ़ा रहा था मैं भी भूल गया, हाँ। ओके, सो यस, हाँ, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लेस देन 1 के लिए गवर्नमेंट में टी बिल्स है, लेकिन ये 3 महीने के लिए जरूरी नहीं है, ये 1 वीक की भी हो सकती है, ये 1 मंथ की भी हो सकती है। इवन डेली बेसिस पे भी एक रेपो का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक सिक्योरिटी है। रिवर्स रेपो किसी ने नाम सुना हुआ है, रिपर्चेस एग्रीमेंट या रिपर्चेस एग्रीमेंट, रेपो का नाम सुना हुआ है किसी ने, चैट में टाइप करें। मैं थोड़ी सी डिस्कशन इन्वॉल्व कराना चाह रहा हूँ वन साइड वे में जाने के बजाय। यस, किसी ने, कजन आए हुए हैं, सॉरी सर, वो जो भी है, लेकिन आप माइक तो ऑफ करें ना। उनको भी बुला लें क्लास में, उनको भी लिंक भेज दें जूम का, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वो भले हमारी बात सुने, हमें उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए, बी केयरफुल, ओके। यस, मैंने किसी अभी आपसे एक सवाल पूछा, क्या पूछा,
1 वीक भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैं सिर्फ आपको दे देता हूँ टी बिल्स में 1 वीक या 1 डे वाली बात। आपने याद होगा कि स्टेट बैंक में एक रिवर्स, एक कॉन्सेप्ट में जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या, कि एक रिजर्व रेट का कॉन्सेप्ट है, बैंकिंग में आपने पढ़ा होगा कि हर बैंक को, बैंक ए, बैंक बी या बैंक सी, इनको स्टेट बैंक के अंदर कुछ देखा जाए तो रिजर्व रखना होता है अपने डिपॉजिट्स का। ऐसी कोई थ्योरी याद आ रही है, आपने सुनी हुई है? अगर सुनी हुई है तो मैं, एक ने भी सुनी हुई है ना, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो मैं लिंक कर सकूंगा। सब नहीं सुनी हुई? भाई ये लाइव है, यस सर सुनी हुई है, गुड। तो वो रिजर्व, अब इसकी एग्जाम मैं उसी से रिलेटेड के मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी पॉइंट ऑफ से। फिक्स इनकम सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बेस्ड टी बिल्स के अलावा, टी बिल्स 90 डेज के लिए ज्यादातर होते हैं, लेकिन ये 1 मंथ और 1 वीक के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक दिन का रेट भी होता है, पर डे का बता रहा हूँ। पर डे की एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से एमसीबी के पास जितने भी बैंक्स हैं ना पूरे पाकिस्तान की तमाम ब्रांचेस के, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि 3 बिलियन डिपॉजिट्स हैं। स्टेट बैंक कहता है, हाइपोथेटिकली ये अज्यूम किया है, स्टेट बैंक कहता है कि आपके जितने भी डिपॉजिट्स हैं ना, इसका 10% आप स्टेट बैंक में जमा करवाओगे डिफॉल्ट के लिहाज से। इसी तरीके से यूबीएल है, लेट्स से वो 2 बिलियन की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से लेट्स से जेस बैंक की बात करते हैं, वो 1 बिलियन के उनके डिपॉजिट्स हैं एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बैंक्स को अपने डिपॉजिट का 10% एसबीबी में जमा करवाना है। यानी ये देखा जाए तो 300 मिलियन जमा करवाएगा, ये देखा जाए तो 200 मिलियन जमा करवाएगा, ये देखा जाए तो लेट्स से 100 मिलियन जमा करवाएगा। ऐसा ही है, स्टेट बैंक में मौजूद होंगे इनके बैंक अकाउंट में। अब इसका मतलब, अब गौर से सुनिएगा, मैं जो अब आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो, और ये क्या हो रहा होता है, ये भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर के पास अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब इनके पास मौजूद है, मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सही है, ये अगर किसी आपका कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला ट्रेजरी एंड ऑपरेशंस में काम करता हो किसी बैंक के डिपार्टमेंट में, तो वो इसके सिचुएशन समझ सकता है कि क्या है। खैर, हम अप्लाइड डिपॉजिट्स की बात करते हैं कि रिजर्व रेट आपको स्टेट बैंक में जमा करवाना होता है। अब लेट्स से मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ। आज कौन सी तारीख है सर? आज है मई की 21 तारीख। मई की 21 तारीख को ये स्टेटस है। क्या मई की 22 तारीख को स्टेटस सेम रहेगा? नहीं सर, हो सकता है इनके बिलियन क्या हो गए, एक किसी बंदे ने एमसीबी का लेट्स से 1 बिलियन का चेक यूबीएल में जमा करवा दिया। अब यूबीएल में जमा करवा दिया तो हुआ क्या, एमसीबी के स्टेट बैंक के पास 300 मिलियन जमा है, जबकि यूबीएल के कितने जमा है, 200 मिलियन। तो अब एमसीबी अगर देखा जाए तो 100 मिलियन निकाल सकता है, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट से तो एक्स्ट्रा पैसे मौजूद है ना उसके पास। लेकिन यूबीएल को 100 मिलियन जमा करवाने होंगे, यूबीएल को 100 मिलियन जमा कराने होंगे, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा रकम है। लेकिन ये 22 मई की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, फिर क्या होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि सर 22 मई के बाद मई की 23 तारीख को वापस स्टेटस चेंज हो जाएगा, 500 मिलियन यहां से यहां पे मूव हो गए। तो इसका मतलब क्या डेली बेसिस पे एमसीबी को स्टेट बैंक से रकम विड्रॉ करनी चाहिए, या किसी को यूबीएल वगैरह को फर्दर डिपॉजिट करनी चाहिए? नहीं। होता क्या है, इंटर बैंक, इंटर बैंक एक मार्केट है, स्टेट बैंक ऑपरेट करता है। इंटर बैंक मार्केट के अंदर डेली बैलेंसेस जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ना, डेली डिपॉजिट्स का जो बैलेंस होता है, कि डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट का एमसीबी के मिसाल के तौर पे मौजूद है 300 मिलियन। सही है, एमसीबी के, यूबीएल के लेट से मौजूद है 200 मिलियन ऑलरेडी, सब जेस बैंक के मौजूद है 100 मिलियन, किसी के 50 मिलियन मौजूद है किसी एक तारीख को। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जब कैलकुलेट की तो भाई ये तो होने चाहिए थे लेट से 220 मिलियन, इसको जमा करवाने थे 250 मिलियन, इसको जेस बैंक में मिसाल के तौर पे होने चाहिए थे 110 मिलियन, इसके होने चाहिए थे खाली 40 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेस है, इसको डिपॉजिट करवाना है, इसको डिपॉजिट करवाना है, ये इसको इसको भी एक्सेस हो गया। तो इसका मतलब ये जो भी फला बैंक है XYZ, ये अपने 10 मिलियन
किसी दूसरे बैंक को देना चाहे तो दे सकता है 1 दिन के लिए, कि भाई तुम जमा ना करो, मेरा एक्स्ट्रा मौजूद है, मैं तुम्हारे अकाउंट में एट द एंड ऑफ डे जमा करवा दूंगा। ठीक है, तो वो यूबीएल या जेस वाले देखा जाए तो 1 दिन का कोई भी रेट होगा, उस 1 दिन का जो भी रेट होगा, ठीक है, अब वो एनुअलाइज होगा। एनुअलाइज में लिख रहा हूँ, एनुअलाइज का मतलब लेट से 7% पे, 7% पे तो डिवाइड बाय 365, डेली बेसिस पे डिवाइड होगा, तो जो भी रेट होगा उतना इंटरेस्ट यूबीएल वाले या जेएस वाले इस XYZ को बैंक को पे करेंगे। इसी तरीके से एमसीबी वाला भी कहेगा भाई मेरे पास 80 मिलियन एक्स्ट्रा है, किस किस को चाहिए, तो वो जिस दूसरे बैंक को देखेगा तो सब डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, उस एट द एंड ऑफ डे डेली डिपॉजिट्स के बैलेंसेस, यानी फिर फिजिकल इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी एसबीपी क्या करेगा, एक मार्केट ओपन करेगा, वो ये मार्केट सिर्फ पर डे की बात करती है, और ये पर डे के एक सिक्योरिटी इश्यू करेगा जिसको रीपो रेपो कहा जाता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट। सही है, रीपर्चेस ओवरनाइट, ये रीपर्चेस ओवरनाइट रेट, ओवरनाइट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट कहलाता है। ये रिपो जो एग्रीमेंट है, ये सिर्फ 1 दिन के लिए होता है कि भाई अभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 1 दिन बाद तुम वापस मेरे ट्रांसफर कर दोगे, तो वो स्टेट बैंक 1 दिन के लिए इनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये भी देखा जाए फिक्स इनकम है, बैंकों को मिल रही है शॉर्ट टर्म के तौर पे, तो इसका मतलब मेरा मकसद अब यहाँ पे थ्योरी पॉइंट ऑफ से ये कि ये जो शॉर्ट टर्म रेट्स होते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 1 डे का रेट कुछ और होगा, 1 वीक का रेट कुछ और होगा, सही है, 1 मंथ का रेट कुछ और होगा, 90 डेज या 3 मंथ का रेट कुछ और होगा, 6 मंथ या हाफ रेट का रेट कुछ और होगा। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म रेट हैं और ये डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा रेट होने का रीजन क्या है, आपको क्या लगता है, चैट पे कोई जवाब देना चाहे, इन्वॉल्व होना चाहे कि ये डिफरेंट होने का रीजन क्या है? कोई चैट पे लिखे, भाई अब लाइव नहीं है तो इसमें गड़बड़ हो सकती है, यस बोले। आपको याद होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो, देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, इसकी कोई थ्योरी, इस तरह की कोई चीज आपने पढ़ी हुई है इस इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस में? अगर पढ़ी हुई है तो मैं आगे बढ़ू, नहीं पढ़ी हुई तो मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ जाऊं। नहीं पढ़ी हुई, चले मैं बता देता हूँ, चले क्या है, देखें, एक होता है नॉमिनल रेट, एक होता है नॉमिनल रेट, और एक होता है रियल रेट। ठीक है, अच्छा, एक इसको यूं कह दें, एक होता है कोटेड रेट, ठीक है, इसके अंदर रियल रेट के अलावा क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें इन्फ्लेशन हो सकती है, इसमें डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम हो सकता है, इसके अंदर मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हो सकता है। अब ये वाली बात का मतलब क्या है, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये मैं थ्योरी दे रहा हूं, ये मैं थ्योरी दे रहा हूं, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पास दो लोग आते हैं, अगेन कौन साहब है ये, जुबेर खान, ओके, मेरे पास दो लोग आते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है, अब मेरा सुनिए एग्जांपल। पर्सन ए कहता है कि मुझे 3 मंथ के लिए लोन चाहिए, पर्सन बी कहता है मुझे 3 साल के लिए लोन चाहिए, दोनों को 1 लाख रुपए चाहिए, इसको भी 1 लाख रुपए चाहिए, इसको भी 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, मैं कहता हूं कि भाई मैं किसी को भी लोन दूंगा तो मुझे हर सूरत में रिस्क फ्री, रिस्क फ्री के कोर में पक्का के पक्का मुझे 5% तो मिलने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल, क्या मैं 3 महीने वाले बंदे पर्सन ए से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा वही इंटरेस्ट रेट क्या पर्सन बी से चार्ज करूंगा? नो सर। गुड, सही है, क्यों? अच्छा, जिसने नो बोला है वो साथ साथ ये भी बता दे कि वो ए से ज्यादा चार्ज करेगा या बी से ज्यादा चार्ज करेगा? सर ए से ज्यादा चार्ज होगा ना, क्योंकि सर ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कम है। ओके गुड, ओके ओके,
इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि बी पैसे लेके नहीं भागेगा, एग्री कर रहे हो? बी पैसे लेके नहीं भागेगा। अच्छा, जिसने बात की है वो वॉइस पे आ जाए, अगर आई होप अगर बैकग्राउंड पे नहीं हो। मैं डिस्कशन करवाना चाह रहा हूँ। कौन था ये, नाम यस सर बताए? बोल। उमेश, हाँ ठीक है, तुम्हारे जी बैकग्राउंड में शोर नहीं है तो तुम वॉइस माइक ऑन रख सकते हो। अच्छा अब सुनो, तुम्हारी मैं हम इस डिस्कशन को बाकी सारे स्टूडेंट सुने। तुम ये कह रहे हो कि सर मैं ए से हाई चार्ज करूंगा और बी से यस लो सर। चार्ज करूंगा। एग्जाम्पल, मैं तुम कहते हो मुझे हर सूरत में 5% मिलते हैं, ये सिनेरियो है, तुम ए से कितना चार्ज करोगे? अब परसेंटेज बताओ इस सिनेरियो में। सर इस सिनेरियो में 10% तो चार्ज करूंगा कम से कम सर। ए से तुम 10% चार्ज करोगे और बी से कितना चार्ज करोगे? सर 5%। ओके 5%। भाई मैं कह रहा हूँ रिस्क हम्म फ्री रेट ये है। अब आ जाते हैं, हम्म रिस्क फ्री रेट हम्म। ये है। जब तुम बी को दोगे तो इसका मतलब तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि बी में कोई नो रिस्क इन्वॉल्व, बी को पैसे देने में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तुम यही अज्यूम कर रहे नहीं। हो? यस सर। ओके। अच्छा अब मैं ये बताऊं, क्या बी गवर्नमेंट है? बी सर तुम्हारा, जरूरी थोड़ी है। ओके, बी तुम्हारा रिलेटिव ही होगा। अच्छा अब ये हाँ सर तुम्हारी बात हाँ। है, ठीक है चलो, ये उमेश ने ये नंबर्स बताएं। अब मैं किसी और को, उमेश अपना माइक ऑफ करो, और किसी और से इन्वॉल्व करना चाहूंगा ताकि ओके सर। थोड़ी सी सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो और लॉजिक क्लियर हो जाए कि क्या है। अच्छा कोई और इन्वॉल्व होना चाहेगा जिस तरीके से डिस्कशन में कि सर नहीं मैं ये नंबर के बजाय कोई और परसेंटेज इन्वॉल्व करना चाहूंगा? यस बोले, कोई भी माइक ऑन करके जिसके बैकग्राउंड में शोर ना हो। भाई मैं एंगेजमेंट चाह रहा हूँ, आपकी इंटरेक्शन चाह रहा हूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना लोग ऑनलाइन होके सो जाते हैं ना। ये सारे नोट हो रहे हैं हाँ, कि कितने ये क्लास पार्टिसिपेशन वाले मार्क्स नोट हो रहे हैं। अब जबरदस्ती लोग जागेंगे अचानक में, सारे माइक अनम्यूट होके सर मैं मौज बोल रहे। यस, कोई और कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहा? क्लास याद करें, पहली दूसरी क्लास, आपसे एक सवाल होता था, आप आर्गुमेंट आ रहे होते थे, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है नहीं? ओके। तनम, अशमाम, बतूल, कोई भी, सर हमारे बैकग्राउंड में शोर है इस वजह से हम नहीं इन्वॉल्व हो रहे, ये चैट पे लिख दें कम से कम कि सर हमारे बैकग्राउंड में शोर है इस वजह से हम अपना माइक की ऑन नहीं करना चाह रहे। ओके। अच्छा तुम ये कह रहे हो, अब मेरी सिचुएशन चले, मैं ही खुद स्टूडेंट बन जाता हूँ और सर उमेश ने ये किया, जबकि मेरा केस में चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पे मोबिन, भाई मैं मालूम है क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार ए से मैं 8% ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बी से मैं 9% ले रहा हूँ। क्या मैं ऐसा चार्ज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, ठीक है भाई मेरी मर्जी। ओके मेरी मर्जी, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा उमेश की एक्सपेक्टेशन क्या थी? उमेश की एक्सपेक्टेशन ये थी, ठीक है गुड सर, नो आई एम यस यस, वो समझ में आ गया, इस वजह से एक्सेप्टेबल है सर, वो कोई इशू नहीं है। ओके, उमेर की एक्सपेक्टेशन ये थी, लेकिन देखें लेक्चर पे एक्सप्लेनेशन पे फोकस उसी अगर आप करेंगे साथ साथ अटेंशन के साथ सुन रहे होंगे तो अच्छी बात समझ में आएगी। ओके, उमेर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि बी रिस्क फ्री है, उस पर कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है, मेरा जानने वाले रिश्तेदार है, पैसे लेके भाग ही नहीं सकता, ठीक है। और बी की एक्सपेक्टेशन साथ, उमेश की एक्सपेक्टेशन साथ साथ ये भी थी कि नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, के फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं होगा, फ्यूचर में कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है। ये मैं कह रहा है कि नो रिस्क इन्वॉल्व एट ऑल, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मेरी सिचुएशन ये है, मैं कहता हूं कि भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कितना होगा नहीं मालूम, मुझे लग रहा है इंक्रीज होगा। प्लस भाई 3 साल किसने देखे हैं, 3 साल किसने देखे हैं, अभी बी के हालात अच्छे हैं तो पैसे दे सकता है, फ्यूचर में बी डिफॉल्ट कर गया तो, फ्यूचर में बी डिफॉल्ट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मेरी ये एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है, बिल्लू फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो मुझे ज्यादा चार्ज करना है। लेकिन मैंने एक और चीज भी कर दी, क्या एक चीज ये कर दी, और वो ये कर दी कि भाई अगर मैं 1% एक्स्ट्रा ले रहा हूं, किस वजह से,
कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट चेंज होगा और 1% और एक्स्ट्रा ले रहा हूं। किस वजह से ले रहा हूं कि फ्यूचर में अगर वो डिफॉल्ट कर गया, यानी मुझे 9 के बजाय उससे कितने परसेंट चार्ज करना चाहिए, 10%। नहीं सर, मैं 1 के बजाय इस रिस्क की वजह से डिफॉल्ट कर जाएगा, मुझे 1 के बजाय 2% एक्स्ट्रा लेने चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 2% एक्स्ट्रा, यानी मेरा फाइनल परसेंटेज कितनी होगी, 11% होगी। ये केस समझाने का मकसद क्या है? ये केस समझाने का मकसद ये कि आप जो नॉमिनल रेट कोट करते हैं, नॉमिनल रेट जो आप देते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट तो होता है रिस्क फ्री रेट का, सही है, रिस्क फ्री रेट एक होता है, सही है, जिसको आप बेसिकली रियल रेट कहते हैं। प्लस फिर दूसरा, जितनी भी रिस्क लेयर हो जाती है ना, रिस्क लेयर ऐड करते जाते हैं। अब वो रिस्क लेयर कौन कौन सी होती है? एक होता है भाई इन्फ्लेशन। अब मेरा आपको इन्फ्लेशन के लिए एक एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर के बाद, और फिर वापस हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और वो वापस आएंगे इन्फ्लेशन की, अभी मैंने इन्फ्लेशन की एग्जांपल अलग से दे रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन एक लेयर के अलावा क्या होगी कि भाई मुझे 1 साल के बाद अगर देखा जाए फ्यूचर में, फ्यूचर रेट का रिस्क है, फ्यूचर का रिस्क है नहीं है, फ्यूचर रेट की वजह से मैं 1% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं। अगर वो डिफॉल्ट ना कर जाए, डिफॉल्ट करने की वजह से मैं 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 5% का एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे इन्फ्लेशन के 3% चाहिए थे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई, इतने तो कम से कम एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। 1% मुझे फ्यूचर के रेट के मिले, ठीक है, 2% मुझे डिफॉल्ट के मिले, तो टोटल मेरा रेट घूम फिर के कितना आ गया, 11% आ गया। इसका मतलब नॉमिनल रेट, और ये नॉमिनल रेट है, और रियल रेट जो होता है उसके अंदर हम रिस्क की लेयर्स ऐड करते जाते हैं। यानी इंटरेस्ट रेट जो कोट हो रहा होता है, उस इंटरेस्ट रेट के अंदर रिस्क फ्री रेट या रियल रेट के अलावा इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट होता है, डिफॉल्ट का एस्पेक्ट होता है, सही है, मैच्योरिटी रिस्क का होता है। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हैं तो आप फॉरेन एक्सचेंज भी इन्वॉल्व करते हैं, फॉरेक्स भी इन्वॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूएस डॉलर में लोन देना चाह रहे हैं या यूएस डॉलर में लोन लेना चाह रहे हैं, तो फॉरेक्स भी इन्वॉल्व हुआ, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर चेंज होगा तो इसकी वजह से भी एक रिस्क इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो चैट में यस लिख दें ताकि मुझे तसल्ली हो, कुछ भी समझ में आया। ये मैंने थ्योरी दी है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली मैं लिंक भी कर देता हूँ एक दो और एग्जांपल से। सर फिक्स रेट में भी ऐसा ही होगा या आप फ्लोटिंग का करवा रहे हैं? नहीं, मैं ये फिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोटिंग की बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं फ्लोटिंग के कॉन्सेप्ट पे आया नहीं, ये मैं फिक्स की डायमेंशन है। अच्छा, ये आई थिंक आप तनुम थे ना, सही है। अच्छा, मैं जी इस जी। बात को मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे सिनेरियो में, एक और एग्जांपल देता हूँ। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की फिशर की बड़ी बेसिक एग्जांपल है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर और वो क्या है, रुके, 1 मिनट, यस, ओके। ये जो मैं थ्योरी दी, इस थ्योरी को मैं एक और वे में डिस्कस करता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी जरूरी है और इसकी बेसिस पर हमारा अगला जो सेशन होगा ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज करें मेरे पास, आपके पास 2,000 रुपए मौजूद है, सही है, एज ऑफ नाउ। नाउ आपके पास दो वे हैं, या तो आप इन्वेस्ट करें या तो आप कंज्यूम करें, या तो आप इन्वेस्ट करें या तो आप कंज्यूम करें। अब मैं आसानी के लिए, अच्छा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको लेट से कितने मिल रहे हैं, 12%। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, और मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 1 ईयर आपको इस 2,000 के 12% के ऊपर कितने मिलेंगे, 240 रुपए मिलेंगे। यानी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी रकम कितनी बन जाएगी, 2,240 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, नहीं सर, छोड़ दें, हम इन्वेस्ट नहीं करते, खर्च कर देते हैं। मैं अब जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, बेसिकली ये फिशर की थ्योरी, फिशर का नाम तो सुना होगा, फिशर थ्योरम। अगर नहीं सुना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जरूर सुना होगा। इसकी फाइनेंस की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें पहले ही कह चुका हूं कि बेसिकली फाइनेंस मैथ्स, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का मर्जर है। तो हम इकोनॉमिक्स से बहुत सी थ्योरी ले रहे होते हैं, मैथ्स से सॉल्व कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग की टर्म्स वगैरह यूज अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया कि भाई 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए,
ठीक है। अच्छा, अब मैं कंज्यूम की बात कर रहा हूँ और ये मैं फिक्स रेट की बात कर रहा हूँ। अभी मैं इसकी तरफ जब ये यहाँ पे पहुंचूंगा ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम क्या करते हैं भाई, एप्पल ही खरीद लेते हैं, सेब खरीद लेते हैं, एन एप्पल अ डे, ठीक है, वाली बात अप्लाई करते हैं। और एप्पल की बात करते हैं तो भाई एप्पल की एक एप्पल कितने रुपए का मौजूद है, 1 एप्पल इज इक्वल टू 20 रुपीज, 20 रुपए का मौजूद है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी एक सेब 20 रुपए का एग्जाम्पल। तो इसका मतलब अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप कितने एप्पल खरीद सकते हैं, 100 एप्पल खरीद सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये बात आ गई। अच्छा, या तो मेरे पास तरीका था कि मैं खर्च कर देता तो मेरे पास 100 एप्पल आ जाते, या मैं खर्च कर या इसको इन्वेस्ट कर देता 12% पे। ये मुझे रेट मिल रहा है, ये मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट ही है। अब ये 12% है, ये 12% का इंटरेस्ट रेट मैं बता रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ये नॉमिनल है या ये रियल है या ये फिक्स है या फ्लोटिंग है, बस ये एक रेट है। और ये रेट मुझे कब मिला, ये रेट मुझे मिला 1 साल की इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, 1 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं अभी तो 1 साल के लिए मुझे 12% का रेट मिल रहा है। अच्छा, अब थोड़ी देर भाई, अगर मैं खर्च नहीं करता, इन्वेस्ट करता, तो 1 साल के बाद इन्फ्लेशन, 1 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से क्या सेब मुझे 20 रुपए का था तो 20 रुपए ही मिलता? नहीं सर, थोड़ा सा चेंज ही हो जाता ना। इसका मतलब 20 रुपए का सेब 20 रुपए का नहीं मिलता, थोड़ी महंगा मिलता। मैं इन्फ्लेशन आसानी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ 5%। मैं इन्फ्लेशन आसानी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ 5%। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर 5% एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए वाला सेब आफ्टर 1 ईयर कितने का होगा? सर 20 रुपए का 5% अप्लाई करते हैं, 1 रुपया बनता है। तो आफ्टर 1 ईयर सेब कितने रुपए का मिल रहा है? 21 रुपए का मिल रहा है। एग्री कर रही है? आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी। साथ साथ चैट पे लिखते जाएं, ठीक है। 21 रुपए का ही होगा ना सर? 21 रुपए कैसे आया भाई? 20 रुपए का 5% अप्लाई किया, सर 1 रुपया बनेगा। 10 मिनट का मैसेज आ गया, गुड चले। 20 रुपए का से 5% इन्फ्लेशन 1 रुपए है, तो वो 1 रुपए महंगाई के बाद यानी 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 रुपए हो गया। अब मेरा आपसे सुनिएगा, गौर से देखिएगा, सिचुएशन क्या है कि अमाउंट ये है। अब मेरा आपसे सवाल, क्या अगर 1 साल के बाद अगर मैं इन्वेस्ट कर देता, यानी मैं साइकिल ये नहीं करता, मैं साइकिल क्या करता, पहले 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता तो मेरी रकम 2,200 हो जाती और 1 साल बाद सेब खरीदता। तो अब मैं कितने सेब खरीद बाई कर सकता हूँ? अब मैं 106 सर। 106.67, गुड, ठीक है। अच्छा, ये मैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल्स में मैंने 3-4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिपीट किए हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। फिशर इंडेक्स भी डिस्कस कर रही है, ये मेरे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट को भी डिस्कस कर रही है, ये इन्फ्लेशन को भी डिस्कस कर रही है, और ये परचेजिंग पावर को भी डिस्कस कर रही है। देखा जाए तो 1 साल पहले मेरी परचेजिंग पावर 100 एप्पल थी, 1 साल बाद मेरी परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 106.67 एप्पल की आ गई, राउंड ऑफ के तौर पे। आइडियली देखा जाए तो अब यहां पर, अब जो फिशर इंडेक्स है, फिशर इंडेक्स, फिशर का थ्योरम, वो क्या कहता था? वो कहता था कि नॉमिनल रेट बराबर है रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन। फिशर ने ये थ्योरम दिया था, लेकिन उसने वर्डिंग लिखी थी अप्रोक्स। ठीक है। अब नॉमिनल रेट, मैं कहता हूं ये जो रेट है मुझे मिल कितना रहा है? 12% का रेट। ठीक है। इन्फ्लेशन कितनी है? सर इन्फ्लेशन 5% है, तो इसका मतलब मुझे रियल कितना मिलना चाहिए एज पर फिशर? 7% 7%। मिलना चाहिए। इसका मतलब मेरी रियल रिटर्न, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन मेरा एक्चुअल रिटर्न को खा जाएगी। ठीक है, तो रियल, लेकिन फिशर की एक्चुअल इंडेक्स मालूम है क्या थी एक्चुअल? ये मैंने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बेसिस पे निकाला हुआ है।
अगर फिशर के रियल इक्वेशन पे जाए तो वो रियल इक्वेशन थी 1 प्लस रियल, ओके इसको, हाँ 1 प्लस रियल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। फिशर की एक्चुअल इक्वेशन ये थी, यानी वो क्या कह रहा था कि जब सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन हो ना, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन हो तो हम इस फार्मूले की तरफ जा सकते, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब मैं यही इस फार्मूले पे हमारे नंबर फीड करता हूं, 1 प्लस रियल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट कितना है 12% डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन कितनी है 5%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.12 डिवाइडेड बाय 1.05 और ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो रियल रेट इज इक्वल टू 1.12 डिवाइड बाय 1.05 माइनस 1। अब कैलकुलेटर निकालते हैं। सर कैलकुलेटर के लिए क्या, ये रहा आ गया 1.12 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1, तो क्या आ रहा है वही आंसर आ गया 0.66%। 0.067। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियली अपेरेंटली ये लग रहा है कि 12% इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन 5% है, तो हमें रियल सेंस में हमारा परचेजिंग पावर 7% इंक्रीज होना चाहिए। एक्चुअली 7% इंक्रीज नहीं हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 6.67% इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ। ये चेंज इतनी तरीके से आ रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ये बात आ जाता हूँ, अब आपकी तनम की क्वेरी के सर ये क्या रेट था, ये जो मैं थ्योरी दे रहा था ना, आपकी जो क्वेरी थी ना, बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता। इंटरेस्ट रेट का पूरा एक मैट्रिक्स होता है। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर एक दिन का रेट है तो वो क्या होगा, क्या जरूरी है एक दिन का रेट और एक हफ्ते का रेट सेम हो, नहीं। एक मंथ का रेट सेम हो, नहीं। 3 मंथ का रेट सेम हो, नहीं। 6 मंथ का रेट, नहीं। 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर। क्या एक बंदा अगर आपसे एक दिन के लिए इंटरेस्ट रेट मांगता है तो आप उससे कितने चार्ज करोगे, एक हफ्ते के लिए इंटरेस्ट रेट मांगता है तो कितना चार्ज करोगे, एक महीने के लिए इंटरेस्ट रेट आता है क्या सेम चार्ज करोगे, नहीं। अब आइडियली, अब मैं उमेश की सवाल बात की तरफ आता हूं, उन्होंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि सर मैं इससे ज्यादा लूंगा। भाई वो तुमसे हमारे पास आएगा ही नहीं, मार्केट इस वक्त देखा जाए ना, तो तुम अगर उसको महंगा कर्जा दोगे ना, ये कर्जा तुम उससे महंगा ले रहे हो, वो सिर्फ 3 महीने के लिए मुझे ज्यादा चाहिए, सही है, और वो वहां पे कम चाहिए। देखा जाए तो तुम्हारी रकम ब्लॉक हो रही है 3 सालों के लिए, तुम 3 सालों के लिए 5% पे फिक्स हो जाओगे। गवर्नमेंट ने 1 साल के बाद अगर 6% इंटरेस्ट रेट कर दिया तो तुम्हारी तो रकम बस डूब गई ना। अगर उमेश मौजूद है तो, मौजूद है नहीं मौजूद है, यस सर, यस मौजूद सर, है। सही बात है, सही बात। बात लॉजिक समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जी सर। अच्छा तो ये मैंने एक जो एग्जांपल दी थी, उस एग्जांपल का पर्पस यही था कि हम इंटरेस्ट रेट, अब आपने जो आईटीएफ में इंटरेस्ट रेट पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि भाई अगर 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट होता है, 2 साल के बाद की जो कैश फ्लोज होते थे ना, जो कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, ऐसी कोई चीजें याद आ रही है ना, कोई साथ साथ बोलता जाए। अब मैं दे दूंगा थोड़ी देर में, नमाज ब्रेक दे देता हूँ, मैं दे रहा हूँ नमाज ब्रेक, सही है। अच्छा कैश, 1 साल बाद का जो इंटरेस्ट रकम होगी, 2 साल बाद के जो कैश फ्लोज होंगे, 3 साल बाद के कैश फ्लोज होंगे, तो क्या 1 साल बाद की रकम और 2 साल बाद की रकम और 3 साल बाद की रकम पर आप सेम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते थे, क्या सेम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 साल बाद की रकम और 2 साल बाद की रकम और 3 साल बाद की रकम पे इम्पैक्ट डिफरेंट है। तो यही वाली बात यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा प्लस ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है, यानी आइडियली होता है, आपको याद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व के नाम से आपने एक चीज देखी होगी। यील्ड कर्व की थ्योरी को आप गूगल कीजिएगा कि यील्ड कर्व क्या होता है। ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट मेच्योरिटी पे शो करता है। ये यहाँ पे क्या होता है, मेच्योरिटी, यहाँ पे एन आता है, नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम होता है। अगर 3 महीने के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ये होगा, 6 महीने के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ये होगा,
1 साल के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ये होगा, 2 साल के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट रेट ये होगा। और वजह क्या होती है? इन्फ्लेशन। जैसे जैसे लॉन्ग टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। 5%, 5.2%, 6%, 7%, 8%, 9%, इस तरीके से। ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये परसेंट कैसे बनते हैं, ये एक एडवांस कोर्स वाली बात है। ये बूट स्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे मौका मिला या टाइम मिला तो ये मैं अगले, नहीं, तीसरा बॉन्ड वैल्यूएशन का सेशन आएगा तो उसमें ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट कैसे बनते हैं। लेकिन अभी मकसद बताने का ये था कि टाइम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बेसिस पे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बेसिस पे आपके ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मैंने अभी आपको बॉन्ड की सॉरी टर्म थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टी बिल्स वगैरह वाली एक बेसिक थ्योरी डिस्कस की। ठीक है, कि ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकते हैं। 1 वीक का डिफरेंट होगा, लेस देन 1 ईयर का ये होगा, और अगर कोई मोर देन 1 ईयर की होगी तो उसके इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो गए। और मोर देन 1 ईयर में एक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज भी होती है और प्राइवेट सिक्योरिटीज भी होती है। हम फोकस किस पे करेंगे? प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स वगैरह के लिहाज से हम गवर्नमेंट बॉन्ड को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्राइस बेस्ड डिपेंडेंट है, उसमें भी डिफरेंट स्टोरी चल रही है। हम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड की बात करेंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर की बॉन्ड की बात का मतलब क्या है? अभी जो 15 मिनट का ब्रेक होगा उसके बाद मैं बॉन्ड वैल्यूएशन पे कवर करूंगा, बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह वाली चीज है कि बॉन्ड वैल्यूएशन ये आपको आता होगा, लेकिन तो हम तेजी से कवर कर देंगे। लेस देन 1 मिनट की बात कर रहा है, सेशन ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यस, अगला सेशन में 7:30 बजे स्टार्ट लूंगा। इस वक्त 7:18 बज रहे हैं, सो 7:30 नहीं, अगला जो सेशन होगा वो वही 35 मिनट का ही होगा। ठीक है, और वो कब से कब तक होगा? 7:35 से लेकर 8:20 तक। ठीक है, और इसके अंदर हम बॉन्ड वैल्यूएशन 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट की थ्योरी के साथ साथ कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, किसी और ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, वैसे के लिए हो जाएगा। नमाज ब्रेक आप समझ लें। ठीक है, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप जैसे मीटिंग एड होगी इसकी रिकॉर्डिंग आपसे यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन संडे तक। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग एंड ही कर रहा हूँ। किसी और ने कुछ पूछना है इससे रिलेटेड?